फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करता हूं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये मेरा टाइम है, ये मेरा डिस्टेंस है। अगर मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखता हूं तो ये हमेशा एक कर्व्ड लाइन आएगी, इस तरह से आ सकती है, ठीक है, या फिर इस तरह से भी आ सकती है, ठीक है। तो एक कर्व्ड लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन है, उसके अंदर यूनिफॉर्म स्पीड भी आ गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आ गई, उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी आ गया। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके लिए मेरे पास कर्व्ड लाइन आएगी। क्या आएगी? कर्व्ड लाइन आएगी। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे, ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन थी। आगे है मेरे पास बेटा स्पीड टाइम ग्राफ। क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड और टाइम को हम देखेंगे। अब यहां टाइम मान लिया t टाइम है, स्पीड s है। तो कांस्टेंट स्पीड की अगर मैं बात करूं, दैट इज अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट रहती है और टाइम चेंज हो रहा है तो उस केस में मेरा ग्राफ क्या बनेगा? देखिए बेटा, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, इनिशियली वो चल रहा है, आफ्टर टी टाइम वो उसी स्पीड से आगे बढ़ता है। देखिए स्पीड नहीं बढ़ी, स्पीड यहां दिखा रहा है, ये स्पीड नहीं बढ़ी, स्पीड सेम चल रही है लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है फॉर कांस्टेंट स्पीड, फॉर कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। देखिए बेटा, पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दैट मींस स्पीड। देखिए स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो मैंने जो dt ग्राफ बनाया था, यहां पर डिस्टेंस लिया था और यहां पर टाइम लिया था। इसका मतलब ये जो लाइन आ रही थी मेरी, ये एक जो स्लोप है, ये किसको बता रही थी? स्पीड को बता रही है। किसको बता रही है? स्पीड को बता रही है। ऐसे ही मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात करता हूं तो यहां से अगर मैं स्पीड इनटू टाइम कर दूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? डिस्टेंस के। मतलब ये जो मेरा स्पीड टाइम ग्राफ है ये डिस्टेंस के बारे में बताएगा, ठीक है। सो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्पीड टाइम ग्राफ रेट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये भी क्या आएगा? मेरा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ when the initial velocity is not zero, मतलब ये तो स्पीड टाइम ग्राफ थी जब मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और मतलब इनिशियली वो रेस्ट पे था। लेकिन अब मैं स्पीड टाइम की ग्राफ की बात करता हूं जब मेरे पास इनिशियल जो स्पीड है वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ स्पीड थी, कुछ ना कुछ स्पीड थी उसकी। अब मैं स्पीड टाइम ग्राफ को देख रहा हूं तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट किसी ना किसी स्पीड से चल रहा था, उस केस में जो स्पीड टाइम ग्राफ आएगा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वो क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही होगा। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड s से चल रहा है, टाइम t है, तो उसका जो ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है बेटा, ये कुछ ग्राफ थे आपके जो मैंने आपको भी समझाए हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो आओ देखते हैं बेटा। सो नेक्स्ट स्टूडेंट बेटा आइए देखते हैं हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे बेटा अब हम ग्राफिकल मेथड से। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन अभी तक हमने पढ़ी हैं विद डेरिवेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी जो हमने अभी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन हमने सोल्व की हैं। अभी जो हम इन्हीं तीनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। सो मैंने क्या लिया यहां पर? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां पर ये मेरा O है, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है।
सो ओ वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, ओ वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी ली है, ओ एक्स पे मैंने क्या लिया है, टाइम। तो ये मेरा वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। सो हमें पता है कि अगर मैं वेलोसिटी और टाइम की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन तो जरूर आएगा। दैट इज, ये पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इसका मतलब अगर v ये है, t ये है, v अपॉन टी, इसकी वैल्यू पता हो, इसकी वैल्यू पता हो, हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। मतलब ये जो लाइन है ये हमारे को क्या एक्सेलरेशन के बारे में ही बताएगी। सो vt सॉरी एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम जो रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है, इसकी जो स्लोप है हमारे को किसके बारे में बताते हैं बेटा, एक्सेलरेशन के। देखिए बेटा अब इसको कैसे हम इसको शुरू करेंगे। कंसीडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ as shown in figure. The body let the body having the initial velocity u at point A, then its velocity changes at uniform rate from A to B. मतलब मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी ए पॉइंट पे, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ए से बी आ गया, सॉरी ए से ई आ गया, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कन्वर्ट होके किसमें होगी, वी में। दैट इज फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, वी होगी इन टाइम टी। In other words, you can say that there is a uniform acceleration A. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फ्रॉम A to E, फ्रॉम A to E यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। टाइम T है, उसके बाद द टाइम T रिप्रेजेंटेड बाय द OC। ये जो T टाइम है, जो मान लीजिए कि O से C तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, T टाइम लगा। अब देखिए बेटा AO इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस CE और यू कैन से दैट OB इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस OC इज द टाइम, दिस OC इज द टाइम। अब इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, इनिशियल IV लिख रहा हूं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी U के इक्वल है। अब ये U किसके है, AO के, और जो AO है किसके पैरेलल में है, DC के। दैट मींस AO और DC एक दूसरे के इक्वल है। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं V से। अब ये फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, OB के। अब ये OB किसके इक्वल और पैरेलल है, दिस CE के, दिस CE के। अब एक चीज देखिए बेटा, ये जो मेरा CE आया है, CE ये किसके इक्वल है, देखिए ये जो CE है ये किससे मिलके बना है, दिस ED प्लस DC, ED प्लस DC, ठीक है। ED, अब हमने क्या करना है यहां पर, मुझे पता है कि इस CE की वैल्यू क्या है बेटा, V है, और इस ED की वैल्यू ये हमें निकालनी है, ED की वैल्यू हमें निकालनी है। और DC किसके इक्वल है, AO के इक्वल है। दैट मींस अगर ये U है तो ये भी U होगा, तो मैंने यहां क्या पुट कर दिया बेटा, U पुट कर दिया। सो दिस ED इज इक्वल्स टू V माइनस U, V माइनस U। ये जो ED की वैल्यू आ गई है क्या है, E माइनस U, V माइनस U। आगे देखिए बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता ही है कि जो इसकी स्लोप है हमारे को एक्सेलरेशन देगी A। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बेटा ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो दैट इज, अगर मुझे एक्सेलरेशन A फाइंड आउट करना है, ये वाली स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो मुझे AD अपॉन AD अपॉन AD करना पड़ेगा। देखिए बेटा ED इज इक्वल्स टू V माइनस U, और देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप है ये हमारे को क्या दे रही है, एक्सेलरेशन। क्या दे रही है बेटा, एक्सेलरेशन। अब इस लाइन AE की, इस लाइन AE की मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है, दैट मींस इस एक्सेलरेशन A को फाइंड आउट करना है, तो ये स्लोप दैट इज एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, दिस ED अपॉन AD, दिस ED अपॉन AD। तो ED अपॉन AD इज इक्वल्स टू A, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन which gives us the acceleration। ये स्लोप, इस लाइन की स्लोप मतलब ढलान, जो ढलान है ये एक्सेलरेशन A को देगी। A इज इक्वल्स टू ED तो एज इट इज आ गया, लेकिन मुझे पता है कि ये जो OC है अगर T है और AD इसके पैरेलल में भी है और इक्वल में भी है, तो OC इज इक्वल्स टू
AD, अगर OC इक्वल टू T के है तो AD भी किसके इक्वल होगा, T के। तो मैंने क्या किया, इस AD की वैल्यू T पुट कर दी और ED इज इक्वल टू A इंटू T, ED किसके इक्वल हो जाएगा, A इंटू T के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस ED की जगह पे उठा के ये वैल्यू AT पुट कर दीजिए। सो AT इज इक्वल टू, ये वाले ED की वैल्यू उठा के मैंने इस इक्वेशन में रखी है V minus U and V is equals to U plus AT. This is the first equation of motion from the graph. So this is the graphical method. तो पहली equation of motion दोबारा से समझ लीजिए। For the first equation of motion we have to draw the velocity time relation. तीनों इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ एक ही ग्राफ की जरूरत है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने लिया। अब मैंने क्या माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी A पॉइंट पे था, वो कुछ टाइम T के बाद, मतलब T टाइम के बाद वो कहां पहुंच गया, E पे पहुंच गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, V होगी। अब मैंने क्या लिया, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज U, ये U किसके इक्वल है, AO के। AO पैरेलल है और इक्वल है DC के, तो AO इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू U। तो इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, फाइनल वेलोसिटी V। V मतलब OB ये किसके इक्वल है और पैरेलल है, दिस EC के। OB इज इक्वल्स टू दिस CE या EC इज इक्वल्स टू V, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। अब CE की वैल्यू मुझे पता है कि ये जो CE है ये किसके इक्वल है, ED प्लस DC, ED प्लस DC। मैंने क्या किया, इस CE को ED प्लस DC करके लिख दिया। CE की वैल्यू मेरे को पता है V है, ED की मेरे को फाइंड आउट करनी है और DC की मेरे को पता है, क्योंकि अगर AO U है तो DC भी U है, मैंने यहाँ U पुट कर दिया। सो यहाँ पर मैंने ED को इस तरफ रहने दिया, U को इधर ले आया, यहाँ प्लस था तो इधर आगे क्या हो गया ये माइनस, तो मेरे पास एक रिलेशन ये आ गया। अब एज वी नो दैट कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, जो इसकी जो स्लोप है, जो लाइन है, ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। अब इस स्लोप को, इस एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ED अपॉन AD, दैट इज ED अपॉन AD। ED डिवाइड बाय AD की वैल्यू मैंने क्या कर दी, T पुट कर दी। क्यों, क्योंकि ये जो AD है इस OC के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अगर OC की वैल्यू T है तो AD की वैल्यू भी क्या होगी, T। तो मैंने यहाँ पर AD की जगह पे क्या पुट कर दिया, T। तो ED को मैंने यहाँ रहने दिया, इस T को यहाँ ले आया तो ये AT के इक्वल हो गया। आगे इस ED की जगह पे उठा के मैंने क्या रख दिया, AT रख दिया, तो ये हो गया मेरे पास AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। इस इक्वेशन को अरेंज किया तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार हो गई है बेटा। आगे देखो बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अब ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ग्राफ यही रहेगा सेम, बस हम इक्वेशन जो करेंगे वो चेंज हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये टाइम T है, ये वही वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सपोज द बॉडी, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको हमें ड्राइव करना है। अब देखिए, सपोज द बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस S इन टाइम T as shown in figure। मान लिया कि बॉडी S डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है T टाइम में। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब ये जो एरिया कवर हुआ है A से E ऑब्जेक्ट पहुंचा इन टाइम T, मतलब A E C O A, इसके अंडर जो एरिया होगा वही टोटल डिस्टेंस कवर होगा S। ठीक है, सो सपोज कि ऑब्जेक्ट हमारा A से पहुंच गया E, अब जो एरिया अंडर दी A E C O A होगा वही हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। अब देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, एक आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ A E D C O A, A E D C O A, इसका एरिया निकालेंगे। इसके अंदर आपको दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल भी है और एक रेक्टेंगल भी है। अगर मुझे इसका एरिया और इसका एरिया अलग अलग पता चल जाए और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, ये ट्रायंगल है बेस, बेस क्या है इनटू हाइट, हाइट क्या है ED।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, AD किसके इक्वल है, T के, और ED किसके इक्वल है, ED है हमारा V माइनस यू के। ये अभी हम करके आए हैं, सॉरी ED है AT के इक्वल। ये अभी हमने किया था कि जब हमने स्लोप निकाली थी A, ये किसके इक्वल आई थी, ये जो A स्लोप आई थी ये किसके इक्वल आई थी, दिस ED अपॉन AD के इक्वल आई थी। और A इज इक्वल्स टू AD किसके इक्वल है, T के, तो ED किसके इक्वल हो गया था हमारा, AT के। किसके इक्वल हो गया था, AT के। तो ED किसके इक्वल है, AT के। तो ये मेरे पास बन गया हाफ A इंटू टी स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है बेटा, AD इंटू ब्रेड्थ कितनी है, AO। AD की वैल्यू T है और AO की वैल्यू U है। ये किसके इक्वल होगी, UT के इक्वल होगी। ये किसके इक्वल होगी, UT के इक्वल होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, और यही तो टोटल डिस्टेंस था। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। सो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं इसको अरेंज करके, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ड्राइव कर ली फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड। उसके बाद मैं इसी ग्राफ से ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करूंगा बेटा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कुछ भी नहीं है, वो भी बिल्कुल आसान है बेटा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको ड्राइव करेंगे बेटा। देखिए आपको अब क्या निकालना है, वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, एक ट्रेपेजियम दिख रही होगी बेटा। एक ट्रेपेजियम क्या होती है, एक ऐसी आकृति, एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर दो पैरेलल साइड होती हैं, दो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। सो वी हैव सीन दैट डिस्टेंस s traveled by the body in time t is given by the area of figure। जो एरिया हमने निकाला था किसका, AECOA, इसका जो एरिया निकाला था हमें पता चल गया था। इसका एरिया निकालने से हमारे पास टोटल डिस्टेंस s निकल आया था। अब हम बात करेंगे फिर डिस्टेंस ट्रेवल की। डिस्टेंस ट्रेवल फॉर दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम फिर डिस्टेंस ट्रेवल देखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल s किसके इक्वल होगा, यहां देखिए बेटा एक ट्रेपेजियम दिख रही है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम के नाम क्या है बेटा, OAECO। ये एक ट्रेपेजियम है, इसका एरिया मैं फाइंड आउट कर लूंगा तो मेरे पास इस फिर s की वैल्यू आ जाएगी। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स क्या है, ये और ये दोनों पैरेलल साइड है, और हाइट क्या है, ये। सम ऑफ पैरेलल साइड है AO प्लस EC इनटू हाइट क्या है बेटा, OC, ठीक है, और डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय क्या होता है बेटा, 2। ये डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। अब ये जो AO है किसके इक्वल है बेटा, U के। EC है किसके इक्वल है बेटा, V के। और ये OC है, OC किसके इक्वल है बेटा, T के, अपॉन 2। अब इस इक्वेशन को मैं फिर ऊपर लिख रहा हूं बेटा। इस इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, इस ग्राफ को मैं अब रब कर रहा हूं। S इज इक्वल्स टू U प्लस V इंटू T डिवाइड बाय 2। तो मुझे पता है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट V is equals to U plus AT and T is equals to V minus U divided by A। ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, उठा के इस T की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। इस T की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। T की जगह पे उठा के वैल्यू पुट करेंगे तो S is equals to U plus V into T, V minus U अपॉन A।
कुछ नहीं किया, इस t की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी और 2 यहां पर पहले था ही। अब देखिए बेटा यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दूं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2a को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मेरे आ गई है बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड हमने कर लिया है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है सर्कुलर मोशन का। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मूविंग इन सर्कुलर मोशन इफ इट रोटेट्स इन अ सर्कल। मतलब कभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में तब होगा जब वो राउंड घूमेगा गोल। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है बेटा, हमारा फैन, ठीक है बेटा, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है बेटा, हमारा फैन। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो क्या करेगा, इस तरह से गोल गोल घूमेगा। अब मुझे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, वेलोसिटी। मुझे पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अब सर्कल के अंदर डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा वही तो डिस्टेंस को कवर करेगा। और सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। अब क्या करेंगे हम, डिस्टेंस की जगह पे 2 पाई आर पुट करेंगे और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे टी की। यहां से हम अगर देखो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है इंटू आर। आर जितना बड़ा सर्कल होगा उसका डायमीटर दिया होगा। अगर डायमीटर दिया है तो उसका हाफ कर लो तो रेडियस आ जाएगा, नहीं तो हमारे पास रेडियस गिवन होगा। यहां पर रेडियस की वैल्यू रखेंगे, यहां पर टाइम की वैल्यू रखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो ये हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता था जो सिर्फ इतना ही है, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। तो बेटा इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू क्लास।